नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा वीकली करंट अफेयर बुलेटिन है। इसमें जो हम पिछले सप्ताह की सभी मुख्य खबरों के बारे में संक्षिप्त रूप से और विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय को ना नष्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक या पहले स्लाइड से। देखते हैं हमारी पहली खबर क्या है। तो पहली खबर है हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। जान लेते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है। देखिए, शब्द पे मत जाइए। शब्द ऐसा है कि जैसे हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाए जाते जा रहे हों, और साथ ही चित्र भी इस प्रकार का प्रदर्शित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें जो है केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई क्या करेगा, वह अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए नई नोटों या फिर नई करेंसी को अधिक मात्रा में छापेगा और उसे सरकार के माध्यम से जनता में वितरित कर देगा। तो आइए देखते हैं स्लाइड्स में क्या क्या है इसके बारे में। देखिए, हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु में है। इसमें बड़ी मात्रा में नई करेंसी छापी जाती है और फिर इसे जनता में वितरित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। परिणामतः अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाती है। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई थी। इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग एवं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरित करता है। यह एक अपरंपरागत तरीका है। किस चीज़ के लिए अपरंपरागत तरीका है? तो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं क्या है वहाँ पे हमारे पास जानने के लिए। तो यह स्लाइड है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये बे ऑफ बंगाल बाउंड्री एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए, यह जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम की एक संयुक्त परियोजना है। किस बारे में है? तो यह बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल जिसे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है समुद्र में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। ठीक है, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। किस प्रकार से? मतलब कहने का ये है कि किस प्रकार से समुद्री पर्यावरण जो है वह मौसम को प्रभावित कर रहा है। समुद्री पर्यावरण से यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे समुद्र के जल का तापमान बढ़ जाना, या वाटर टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है समुद्र का, ठीक, या फिर लो हो जाता है, अथवा समुद्र में लवणता बढ़ जाती है या घट जाती है आदि का मौसम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जिस योजना में किया जा रहा है उसे बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं यहाँ हम लोग। ठीक है, यह जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इस परियोजना में एक रिसर्च वेसल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी रिसर्च नाव का प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम होगा INS सिंधु। क्या होगा? INS सिंधु। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी देखिए, हाल ही में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की एक टीम ने बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के तहत मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों एवं मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में क्या है हमारे लिए। यह है हाइपोक्सिया के बारे में। चलिए जानते हैं हाइपोक्सिया क्या है। देखिए, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाता। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को हाइपोक्सिया हो गया है, ठीक, हाइपोक्सिया जिस व्यक्ति को हो गया है
उसके शरीर के किसी भाग में, मतलब या फिर हो सकता है हाथों में ना पहुँचे, या फिर पैरों में ना पहुँचे, या सर माइंड में ना पहुँचे, किसी भाग में ऑक्सीजन जो है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यह पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। तो अब जब ऑक्सीजन शरीर के किसी भाग में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही तो उसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, इससे होगा क्या कि व्यक्ति की धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्रेथ रेट बढ़ जाए, उसकी जो है सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, उसके हाथों की नसें जो है, हाथों या पैरों की जो भी अंग प्रभावित होगा वहाँ की जो नस या वेसल होगी वो फैल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चर्चा का क्या विषय है? देखिए, हाइपोक्सिया पूरे शरीर में या फिर शरीर के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। अभी यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में हाइपोक्सिया नहीं है, दरअसल चर्चा में साइलेंट हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया का तो हमें पता चल जाता है इसके लक्षणों के बारे में देख करके, जैसा कि बताया गया कि हाथ की या पैर की इत्यादि जगहों की नसें जो है फैल जाती हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, पता चल जाता है ये सारी चीज़ें। सांस की गति तेज हो जाती है। ठीक है, धड़कन तेज हो जाती है, यह सब पता चल जाता है। लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया में क्या है, इसमें इन सब लक्षणों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। मतलब है तो हाइपोक्सिया, लेकिन इसे साइलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इन लक्षणों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। और किन व्यक्तियों के अंदर नहीं पता चल रहा है? जो कि कोविड-19 से संक्रमित है। यानी कि कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक, तो उसको अगर यदि उसके शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर जो है क्या हो रहा है कि इसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्हें उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, इसी को साइलेंट हाइपोक्सिया बोला जा रहा है। दुष्परिणाम क्या होंगे इसके? इसके दुष्परिणाम यह होगा कि देखिए, इसके हमारे नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि दुष्परिणाम क्या होगा। दरअसल होता क्या है, साइलेंट हाइपोक्सिया से कोविड निमोनिया के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अगले स्लाइड में कोविड निमोनिया के बारे में आगे चर्चा की जाएगी, वह साइलेंट हाइपोक्सिया का ही एक परिणाम है। ठीक है, फिलहाल इस स्लाइड में इतनी ही जानकारी है और यह हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में चर्चा इतनी ही है। ठीक, यहाँ पर निमोनिया के बारे में या कोविड निमोनिया के बारे में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक हमारा बन जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया में दरअसल इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हाइपोक्सिया में दरअसल होता क्या है कि फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती है। ठीक है, मतलब यह बाहर ही नहीं निकल पाती है। जब परिणाम स्वरूप जब यह गैस बाहर नहीं निकल पाती तो बदले में ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा या फिर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कोविड निमोनिया के बारे में। देखिए, कोविड निमोनिया क्या है? अभी जैसे हमने पढ़ा हाइपोक्सिया के बारे में अपनी पिछली स्लाइड में देखा है, तो यह उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी स्लाइड में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, यह कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए एक ऐसी बीमारी है जो घातक साबित हो सकती है। कोविड निमोनिया के कारण फेफड़े में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने और सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। ठीक वही चीज़ जो पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया। ऑक्सीजन का स्थानांतरित होना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकालते हैं, बदले में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, तो इसी से सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता तथा पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता तो निमोनिया से मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि यह वायरल है जो शरीर के छोटे अंगों के बजाय फेफड़ों को पूरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि कोविड निमोनिया किसको? शरीर के अंगों के बजाय पूरे संपूर्ण फेफड़े को ही प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमने हाइपोक्सिया में देखा था, या शरीर के विभिन्न अंगों को भी प्रभावित करता है हाइपोक्सिया। तुलना करते चल रहे हैं हम लोग साथ में। ठीक है, तो यह जो है क्योंकि यह वायरल है जो शरीर के छोटे अंगों के बजाय फेफड़ों को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। कोविड निमोनिया के गंभीर मामलों में ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा
ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु वेंटिलेटर की भी आवश्यकता हो सकती है। तो जो है सर्वविदित है कि अगर यह किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो चलिए, वेंटिलेटर मतलब ऑक्सीजन की कमी यूँ ही नहीं, मतलब वो स्वयं से सांस लेने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं वहाँ पे हमारे लिए कौन सी खबर इंतजार कर रही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। क्यों चर्चा का विषय है, तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि विभिन्न देशों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया और भारत में भी लॉकडाउन लग गया। इस कारण हुआ क्या, इस कारण जो है जो लोग बाहर गए थे, देश के बाहर जो लोग घूमने टहलने गए थे, वो तो वहाँ फंस के रह गए। अब उनका चूंकि वीज़ा ख़त्म, किसी का वहाँ पे वीज़ा ख़त्म का हो रहा है, किसी को कोई मेडिकल इशू आ रहा है, आदि आदि तरीक़ों से, या किसी कोई इशू नहीं है, फिर भी वो वहाँ घूमने गया था, कुछ दिन के लिए ही गया था भाई ना, उसके पास एक निश्चित मात्रा में पैसे, या यूँ कहे कि एक निश्चित संसाधन होगा ना, जिसका वह उपयोग करेगा अपने वहाँ के रहने या फिर आदि चीज़ों पे खर्च के लिए। ठीक है, और इसको वह तय करके गया होगा कि इतनी निश्चित अवधि में इतना खर्च करने के बाद, इतनी चीज़ों का उपयोग करने के बाद मैं लौट आऊँगा, तो मेरे पास यह चीज़ें मेरे पास कुछ संसाधन सुरक्षित रहेंगे, अथवा मैं कुछ संसाधनों का आगे अपने भविष्य में प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या, लेकिन इस बीच हुआ क्या, वो जो व्यक्ति यहाँ गए उसके बाद देश में तो 22 तारीख से ही लॉकडाउन लग गया, सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई कुछ दिनों में ही। ठीक है, सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जो जहाँ था वो वहीं फंस के रह गया। तो अब क्या हुआ है, तो अब भारत सरकार ने किया क्या है कि इन्होंने जो है दो ऑपरेशन लॉन्च किए। तो अभी हम यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन सा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें होगा क्या, इसमें दो जो है नौकाएं, या जिसे हम लोग INS जलस्वा और INS मगर बोल रहे हैं, INS जनस्वा और INS मगर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब INS जलस्वा और INS मगर की सहायता से लोगों को इवैक्यूएट किया, फिर लोगों को वहाँ से ले आया जाएगा। कहाँ से, तो इस अपने पहले चरण में ये क्या कर रहा है, मालदीव के माले से जो है लगभग 1000 लोगों को भारत लाया जाएगा। ठीक है, किसकी सहायता से, ऑपरेशन समुद्र सेतु की माध्यम से। ठीक है, इसके लिए 2 नावें तैनात की गई हैं, INS जलस्वा और INS मगर। ठीक, किसकी नाव है ये, तो ये है, ये नाव या पोत किसके हैं, ये है भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड भी उसी पिछले स्लाइड से ही रिलेटेड है। यह है ऑपरेशन नहीं, यह है वंदे भारत मिशन के बारे में। क्या है वंदे भारत मिशन, देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि इस मिशन के अंदर भी विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। कितने, तो पिछले मिशन में INS ऑपरेशन समुद्र सेतु में लगभग 1000 लोगों की बात की गई थी, जबकि अब वंदे भारत मिशन में हम बात कर रहे हैं 15,000 लोगों की। ठीक है, जो विदेशों में फंसे हुए, इन्हें किस माध्यम से लिया जाएगा, तो इन्हें जो है 7 से 13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा इनको भारत वापस लाने के लिए। ठीक है, जिसके तहत जो है लगभग 2000 लोगों को रोजाना भारत लाया जाएगा। यह जो है भारत की अब तक की सबसे बड़ी, यहाँ देखिए, सबसे बड़ी निकासी ऑपरेशन है। किसके बाद, तो वर्ष 1990 के खाड़ी युद्ध, यानी कि खाड़ी युद्ध के बाद, जो जिसमें कि हमने कुवैत से लगभग 1.70 लाख लोगों को निकाला था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे सभी को नहीं, ऐसा नहीं कि जो गए हैं 15,000 लोग को मतलब ऐसे ही लेके चले आ रहे हैं, नहीं, इसमें जो है प्राथमिकता दी जा रही है उन लोगों को जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, या फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या उनका जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला, उन सबको इन योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही, क्योंकि आने के लिए तो काफ़ी लोग गए हुए हैं वहाँ पे जो आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले जो है प्राथमिकता के आधार पर हम जो है इन लोगों को वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं फिर देखा जाएगा। और एक कंडीशन और है कि वे जो है कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने चाहिए, एक ये कंडीशन है इसमें।
ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। तो देख लेते हैं। देखिए, इस बार विश्व अस्थमा दिवस की थीम रही हमारी इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ्स। यह जो है इस बार के विश्व अस्थमा दिवस की थीम रही है। मनाया कब जाता है? तो इस बार तो यह 5 मई 2020 को पड़ा। तो क्या है, हर वर्ष 5 मई को ही मनाया जाता? नहीं, यह जो है प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक, और इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक, वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने, यानी कि गीना, ये देखिए यहाँ देखिए, गीना ने इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के बारे में बात हुई थी, यानी कि गीना के बारे में बात हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। किसके किसके द्वारा? तो WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट। ठीक, यह दोनों यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, यह दोनों US की संस्था हैं। ठीक, और इन दोनों के, ये दोनों यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, और साथ ही WHO ने मिल करके एक वैश्विक पहल के रूप में गीना को शुरू किया था। ठीक, अब अस्थमा के बारे में जान लेते हैं, इसके लक्षणों के बारे में कुछ। देखिए, इस बीमारी के दौरान श्वसन मार्ग यानी कि सांस लेने वाले रास्ते में सूजन हो जाती। ठीक है, इससे जो है सीने में जकड़न, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अस्थमा को सबसे मेन चीज़ ये जान लीजिए, अस्थमा का कोई इलाज नहीं, मतलब अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक, किंतु अगर सही समय पर इलाज के साथ इसका प्रबंधन किया जाए तो इसे नियंत्रित तो किया ही जा सकता है। ठीक है, मेन इसमें क्या है? मेन इसमें आपको याद रखना है, इस वर्ष की थीम याद रखना है, जो कि है इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक, कब मनाया जाता है? तो यह मई के महीने में प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बड़ी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह भी जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है मित्रों, इसके पहले जो है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये हमें अन्य ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में क्या है खबर। यह है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। क्यों चर्चा में है और कहाँ पे है, ये जानते हैं हम लोग। देखिए, हुआ क्या ना, आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि स्लाइड में, कि यह जो है एक पैंथर है। ठीक, ब्लैक पैंथर कहाँ पे मिला है? यह मिला है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। हाल ही में जो है गोवा के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें ब्लैक पैंथर की यह तस्वीर डाली गई थी। ठीक है, यह पहली बार ऐसा हुआ था कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में ब्लैक पैंथर की उपस्थिति दर्ज की गई हो। कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए मैप में, यह है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, इसके जो है दक्षिण में काटीगांव वन्यजीव अभयारण्य है, साथ ही साथ उत्तर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। ठीक, देखिए, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम भी इसी अभयारण्य के नाम पर है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस अभयारण्य का नाम उस नदी के नाम पर है, उस नदी का नाम है नेत्रावली नदी। ठीक, या फिर इसे नेतुरली नदी भी बोलते हैं, नेतुरली नदी भी बोलते हैं। ठीक, यह नेत्रावली नदी जो है जुआरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, जुआरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह जो है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। ठीक है, इस वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण में ब्लैक पैंथर, विशालकाय गिलहरी यानी कि जायंट स्क्वायरल और स्लेंडर लोरिस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स आदि शामिल हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ या देखते हैं हमारा नेक्स्ट खबर क्या है। नेक्स्ट खबर है कि अतुल्य भारत के बारे में, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर के बारे में है। जान लेते हैं है क्या ये। देखिए डायट पुणे क्या है, यहाँ देखिए डायट पुणे की बात की जा रही है, ठीक। डायट पुणे क्या है, तो यह है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ देखिए यह है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो है इसके बारे यह जो है डीआरडीओ द्वारा समर्थित है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है डायट जो है, ठीक। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे जो है डीआरडीओ द्वारा संचालित या समर्थित किया जाता है। अब जानते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, क्यों चर्चा में है, क्या है ये अतुल्य भारत माइक्रोवेव स्टेरलाइजर। देखिए कोविड-19 वायरस को जो है 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान की सीमा में अतुल्य के डिफरेंशियल हीटिंग से विघटित किया जाएगा। यानी कि इस माइक्रोवेव के डिफरेंशियल हीटिंग के माध्यम से, डिफरेंशियल हीटिंग क्या होती है, डिफरेंशियल हीटिंग मतलब हवा में जो है जो टेम्परेचर चल रहा है इसमें, और यहाँ जैसे मान लीजिए ये हवा है, ठीक, ये हवा है, यहाँ पे ऊपर का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, नीचे का टेम्परेचर कुछ और रहेगा। देखिए 55 से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 55 से मतलब 55 नहीं सॉरी 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच की डिफरेंशियल हीटिंग मतलब ऊपर कुछ और टेम्परेचर नीचे कुछ और टेम्परेचर, ऐसे ही टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। इसी को डिफरेंशियल हीटिंग बोल रहे हैं। तो इसी के माध्यम से कोविड-19 के वायरस को विघटित कर दिया जाएगा। किस चीज़ से, तो अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर के। तो अब स्टेरिलाइजेशन को जान लेते हैं क्या होता है। देखिए स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो सभी जैविक रूपों जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु एवं अन्य जैविक एजेंटों को समाप्त करता है, मारता है या फिर निष्क्रिय कर देता है, ठीक। कोविड-19 देखिए यह ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह पे रख दिया जाए तो वह बस वहीं का वहीं फिक्स्ड हो जाएगा, नहीं भैया, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक। जैसा कि चित्र में ही देख रहे होंगे आप लोग, ये काफ़ी छोटा है, इसका वेट है लगभग 3 kg। जब 3 kg वेट है तो इसे कहीं भी आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, ठीक, ले जाया जा सकता है, ठीक। अर्थ क्या हुआ कि यह जो है पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, ठीक। और ये देखिए ये जो है 30 सेकंड से 1 मिनट लेगा, कितना देर के लिए, 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए लेगा, जो जहाँ पे जो है स्टेरिलाइजेशन करना होगा, जिस जगह को, उस जगह को स्टेरिलाइज करने के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक लेगा, ठीक। उस जगह के आकार या फिर ढांचे के अनुसार, उस जगह के आकार या ढांचे के अनुसार इसे जो है उस जगह को स्टेरिलाइज करने में 30 से 1 सेकंड तक लग सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है, यह है ई कोवसेंस के बारे में। किसके बारे में है, ई कोवसेंस के बारे में। चलिए जानते हैं ई कोवसेंस है क्या। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम जानते हैं बायो सेंसर के बारे में। ये क्या होता है, बायो सेंसर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बायो सेंसर क्या होता है। देखिए बायो सेंसर से होता क्या है, इससे जो है जहरीले पदार्थों, मादक द्रव्यों या किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारियों का पता या रोगों का पता लगाया जा सकता है बायोसेंसर के माध्यम से, ठीक। रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो अब ये ई कोवसेंस के बारे में चर्चा में क्यों है, तो देखिए ई कोवसेंस एक प्रकार का बायोसेंसर ही है, ठीक। ई कोवसेंस एक प्रकार का बायोसेंसर ही है। तो चलिए जानते हैं यह किस प्रकार से कार्य करेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पहले हटा देते हैं। देखिए यह उपकरण जो है लार के नमूने से सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 10 से 30 सेकंड के भीतर परिणाम दे देता है। मतलब बहुत जल्दी से ही यह बता देगा कि कोई व्यक्ति
कोविड-19 पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक, सिर्फ 20 माइक्रोलीटर के लार के ही नमूने से, यानी कि काफ़ी आसानी हो जाएगी टेस्ट करने में। देखिए, रैपिड टेस्ट किट के फेल हो जाने के बाद, जो कि चाइना से था, तो हमको एक काफ़ी जल्दी से टेस्ट करने वाली कोई ना कोई किट चाहिए थी, तो उसके लिए यह काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में किस प्रकार से यह कार्य करता है। ठीक, इस उपकरण में एक कार्बन इलेक्ट्रोड एवं कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। ठीक, ये एंटीबॉडी वायरस की बाहरी परत पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन के साथ बंधन बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक, प्रतिजन एवं एंटीबॉडी द्वारा बंधन बनाने पर एक विद्युत संकेतक उत्पन्न होता है, जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए यह जो है कोविड-19 है और यह इसके ऊपर के प्रोटीन लगे हुए, ठीक है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं हम लोग, यहाँ स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या होगा, बायोसेंसर क्या करेगा, तो बायोसेंसर से एक जो है, बायोसेंसर में एक कार्बन इलेक्ट्रोड की वो लगी होगी, एक कार्बन इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर जो है कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज लगे होंगे। ये जो है क्या करेगा, जब ये लार के संपर्क में आएगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होगा, तो ये लार के संपर्क में आते ही लार के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है वहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, चिपक जाएंगे इससे। जब ये चिपक जाएंगे तो ये जो है यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा जो कि जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो मतलब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, नहीं जलता है तो व्यक्ति कोरोना निगेटिव है। ठीक है, इसी प्रकार से यह कार्य करता है। इसको विकसित किसने किया है, तो इसको जो है बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, जो कहाँ पे है, जो ये जो है हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम अपने। क्या है, यह है एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की, लास्ट एट होम रिपोर्ट। इसके बारे में यह स्लाइड है हमारी, तो देखते हैं क्या है। देखिए, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है और लास्ट एट होम नाम से, जिसमें बताया गया कि 2019 में लगभग 33 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और इन विस्थापितों में 12 मिलियन बच्चे हैं। और इनमें से जो है 3 मिलियन, इन 12 मिलियन बच्चों में से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। चलिए, ये तो हुई विश्व की बातें। अब अपने देश के बारे में जानते हैं। भारत में देखिए, भारत में लगभग जो है 5 मिलियन लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ठीक, यह जनसंख्या जो है विश्व में सबसे अधिक है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में यह जनसंख्या यानी कि 5 मिलियन लोग सबसे अधिक विस्थापित भारत में ही हुए हैं। ठीक, जो आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, आंतरिक विस्थापन जो हुआ है वह विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक, भारत के बाद यहाँ पे देखिए, भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस है, फिर बांग्लादेश और चीन है किसमें, आंतरिक विस्थापन में सर्वाधिक स्थान रखने वाले देशों की सूची में। ठीक, इस रिपोर्ट में एक बात और बताई जाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या जो है संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या से लोगों की तुलना में अधिक है। यहाँ देखिए ये चीज़, मतलब क्या है ना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं किसे बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि के कारण लोग ज़्यादा विस्थापित हुए हैं। ये मत विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जैसे मान लीजिए पहले इस गांव में रहते थे, या फिर मान लीजिए पहले यूपी में रहते थे, अब वो मुंबई में चले गए। अब फिलहाल की जो प्राकृतिक आपदा आई है इसके कारण लोग अब क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा है, कुछ लोग इसे मैन मेड भी कह रहे हैं, है तो फिलहाल यह आपदा ही। तो अब क्या कर रहे हैं, अब मुंबई से यूपी की तरफ, मतलब अपने देश, अपने जो है पिछले स्थान की तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं आगे की तरफ हम, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट की कुछ बातें हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए क्योंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट है तो इम्पोर्टेंट तो है ही भाई।
ठीक है। वैसे भी इस वीडियो में काफ़ी छांट करके खबरों को रखा गया, ठीक है। खबरों मतलब काफ़ी छांट करके न्यूज़ को रखा गया, ताकि वह जो है कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम से उनके टकराने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ट्रिपल प्लस हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे। नेक्स्ट स्लाइड है आर्कटिक एम के बारे में। क्या है ये आर्कटिक एम? देखिए, आर्कटिक एम सबसे पहले जान लीजिए, यह जो है एक सैटेलाइट है। अब देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, रूस ने क्या किया, रूस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। नहीं, अमेरिका के ऊपर नहीं, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम है आर्कटिक एम। यह सैटेलाइट क्या करेगा कि रूस के जो उत्तरी भाग है, देखिए रूस का ये उत्तरी भाग, यह आर्कटिक का काफ़ी ज़्यादा सीमा साझा करता है आर्कटिक ओशियन के साथ। तो यहाँ पे पर्यावरणीय संबंधी मौसमों के बदलाव इत्यादि चीज़ों के बारे में, पर्यावरणीय मौसमों के पर्यावरण संरक्षण को संतुलित और उसके विकास के लिए, साथ ही साथ वहाँ चुनौतियाँ जो भी विद्यमान है पर्यावरण से संबंधित या आर्थिक चुनौतियाँ विद्यमान है, उनके लिए यह जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, या उपग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करेगा, अभी अभी लॉन्च करेगा, ठीक। अभी यह इसने बस जानकारी दी है, ठीक है। कौन लॉन्च करेगा? रूस लॉन्च करेगा एक आर्कटिक एम नाम की सैटेलाइट को अपने उत्तरी क्षेत्र के आर्कटिक ओशियन से सटे भाग के पर्यावरणीय अध्ययन के लिए, ठीक। ऐसे समझिए आप लोग। अब देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। देखिए, हाल ही में रूस की लावोस्किन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने जानकारी दी कि रूस इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। रूस का उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हुए रूस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्कटिक एम जो है एक रिमोट सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह है। यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा का एकत्र करने में मदद करेगा। किस संबंधी? तो मौसम संबंधी डेटा। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारा यूवी ब्लास्टर के बारे में। देखिए, आजकल कोविड-19 ही हर जगह चर्चा में बना हुआ है, तो कई प्रकार की रिसर्च जो है इससे संबंधित हो रही है। तो हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे देश में हुए हैं और हमारे देश की कुछ बड़े संस्थानों के द्वारा किए गए हैं। ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी बना दे रहा। बाकी जो है विभिन्न देशों द्वारा भी अगर कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च की जाती तो उसके बारे में भी देख लिया जाएगा एक बार। फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यूवी ब्लास्टर के बारे में। इसको जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने कहाँ पर डेवलप किया? तो डीआरडीओ की एक संस्था है। कौन सी संस्था है? यह है लास्टेक। यहाँ देखिए, बताते हैं आपको, इसे हटाने दीजिए। ये देखिए लास्टेक। क्या है लास्टेक? तो लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया। काम है क्या है यूवी ब्लास्टर का? पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए। पूरा नाम है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, यानी कि यूवी टावर इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है। बाकी पूरा नाम इसका क्या है? अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। काम क्या है इसका? तो देखिए, यह टावर क्या करेगा, यह कुछ मतलब कि एक सीमित आकार के क्षेत्रों, यानी कि जैसे पैक्ड कार्यालय वगैरह होते हैं, ऑफिसेस जो होते हैं, और जो ऑफिस हो गया, उनको सैनिटाइज करने का काम करेगा। किस प्रकार से करेगा? तो देखिए, ऑफिस में क्या होता है, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी रखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर, स्क्रीन वगैरह काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं। कंप्यूटर, स्क्रीन आदि, कीबोर्ड, इन सबको देखिए, इन सबको केमिकल से तो जो है सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे तो इनके ख़राब होने का खतरा रहता है। तो अब इसी को जो है, इसी समस्या को समाधान के लिए ये यूवी टावर काम करेगा। ये क्या करेगा? ये अल्ट्रा वायलेट रेस के सहायता से इन सब उपकरणों को सैनिटाइज कर देगा, ठीक। इसमें जो है किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल या रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह बस अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से सभी चीज़ों को सैनिटाइज कर देगा, ठीक। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हम अपने देखते हैं वहाँ पे क्या है हमारे लिए। तो यह आज की हमारी आखिरी स्लाइड है। इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या है कि 2020 में, पहले तो ये बताइए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है। यह जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। कब से? तो 2002 से यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। किसके द्वारा? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक, इस वर्ष क्या है? तो इस वर्ष भारत की रैंक इस रिपोर्ट में आई है 142। ठीक, कितने देशों में से? आउट ऑफ 180, 180 देशों में से। जबकि पिछले वर्ष यानी कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक 140 थी। मतलब इस साल हमारी रैंक और ख़राब हो गई है। ठीक, 142 मतलब बढ़ी नहीं, और ख़राब हो गई। हम धीरे धीरे 180 की तरफ जा रहे हैं, न कि 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसे रखिए इसको दिमाग में। ठीक है, तो बस यही है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। एक न्यूज़ है कि द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पे रूस द्वारा उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को युद्ध स्मारकों के संरक्षण हेतु युद्ध स्मृति पुरस्कार दिया गया। युद्ध स्मृति पुरस्कार या फिर कॉमरेटिव वार मेडल दिया गया। नेक्स्ट है कि 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव की 159वीं जयंती मनाई गई। इनके द्वारा 2 राष्ट्रों के गान लिखे गए, 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखे गए थे। किसके किसके? भारत और बांग्लादेश के। ठीक, अपने देश का राष्ट्रगान तो आप लोग जानते ही हैं, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ठीक, इनको जो है गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था, जो कि जो है प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला था। महात्मा गांधी को इन्होंने ही महात्मा का नाम दिया था। इसके अलावा इनके बारे में अन्य चीज़ जान लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। वो यह है कि इनके ही आह्वान पर 1905 में जब बंग भंग या बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, या फिर एक दूसरे को राखी बांधी थी, इस प्रतीक के स्वरूप कि हम सब एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा 1915 में, कब? तो 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनको नाइटहुड का सम्मान दिया गया था। ठीक है, 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनको नाइटहुड का सम्मान दिया गया था। ठीक है, उस समय जिसे नाइटहुड का सम्मान दिया जाता था, वह अपने नाम के आगे सर की उपाधि भी लगा सकता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब? तो जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, तो इसके विरोध स्वरूप इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। इनको देखो, ये और एक चीज़ जान लीजिए, इनको जो है कई उपनाम से भी जाना जाता था। पहला तो एक तो हम यहाँ चर्चा देख ही चुके हैं, गुरुदेव। एक था भोनिता, दूसरा कवि गुरु, तीसरा विश्वा कवि। ठीक, या फिर जिसे हम लोग सामान्यतः विश्व कवि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनको विश्वा कवि के नाम से जाना जाता है, न कि विश्व कवि। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के बारे में क्या है। यह है इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट, ठीक, यह जो है उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं।
उन्हें ये इस आधार पर जारी किए जाने की योजना है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं और वे पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित हैं, इसीलिए वे यात्रा करने या काम पर वापस लौटने में समर्थ हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि इस विषय पे भारत में चर्चा नहीं हो रही है। विश्व स्तर में कुछ देशों में ऐसी बातें चल रही हैं। ठीक, अभी बात ही चल रही है, ऐसा नहीं कि इन्हें जारी कर दिया गया है, अभी बात चल रही है। ठीक है मित्रों, फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। बाकी आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।